आज हम बताएंगे कि मनुष्य में जब निषेचन हो जाता है तो माँ के गर्भाशय में बच्चे का निर्माण कैसे होता है। अर्थात नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब आपस में मिलता है तो युग्मनज या जायगोट बनता है। अथवा कहें तो पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु जब आपस में मिलता है तो स्त्री के इस अंग में या अंडवाहिनी में, यानी इस अंग को क्या कहा जाता है, अंडवाहिनी। तो पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु आपस में स्त्री के इस अंग में मिलता है, इसे अंडवाहिनी कहा जाता है, यानी इस अंग को अंडवाहिनी कहते हैं। तो अंडवाहिनी में या ओविडक्ट में शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से एक विशेष संरचना बनती है जिसे ही जायगोट या युग्मनज कहते हैं। और इस जायगोट या युग्मनज से शिशु का निर्माण कैसे होता है, इस पूरी प्रक्रिया को आज की वीडियो में बताऊंगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को भ्रूण का परिवर्धन कहा जाता है या भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। तो आज हम निषेचन के बाद बना जायगोट या युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजनों के द्वारा विकसित होने लगता है और धीरे धीरे एक पूर्ण विकसित शिशु का निर्माण गर्भाशय में हो जाता है। तो युग्मनज अथवा जायगोट के बनने से शिशु जन्म या प्रसव तक के विभिन्न परिवर्तनों को ही एक साथ भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूणीय विकास कहते हैं। अतः जब युग्मनज या जायगोट बनता है उसके बाद शिशु का निर्माण होता है। इसी के बीच के समय को, यानी इसी के बीच के समय को ही भ्रूणीय विकास कहा जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जन्म पूर्व काल का विकास ही भ्रूणीय विकास होता है अथवा इसे ही भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। मतलब जायगोट बनने के बाद से जन्म के पहले तक के पूरे विकास को ही भ्रूण का विकास कहा जाता है या भ्रूणीय परिवर्धन कहा जाता है। तो भ्रूणीय परिवर्धन की इस पूरी परिभाषा का अर्थ हुआ कि वह सभी घटनाएं जिनके फलस्वरूप युग्मनज या जायगोट से पूर्ण जीव का विकास होता है वर्धन या परिवर्धन कहलाता है। और ये परिवर्धन भ्रूण का होता है, इसीलिए भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। तो होता क्या है कि जायगोट कोशिका में वृद्धि होती है और विभाजन होता है और कोशिकाएं बढ़ती हैं, विभेदित होती हैं। इस प्रकार ऊतक का निर्माण होता है और फिर ऊतक से अंग का निर्माण होता है, फिर अंगों से जीव का निर्माण हो जाता है। इस तरह से भ्रूणीय परिवर्धन होता है। तो चलिए अब भ्रूणीय परिवर्धन की प्रवस्थाएं समझ लेते हैं, मतलब पूरी प्रक्रिया जान लेते हैं कि कौन कौन से चरणों के अंतर्गत भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूणीय विकास के प्रमुख चरण हैं। पहला है विदलन या क्लीवेज। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जायगोट बार बार विभाजित होता है, अभी डिटेल से बताएंगे। फिर दूसरा है मोरुला का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। इसमें ब्लास्टोमेयर्स की ठोस गेंद जैसी रचना बनती है। फिर तीसरा है ब्लास्टुला का बनना या फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। चौथा है गैस्ट्रुलेशन तथा 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण इसी के अंतर्गत होता है। और फिर अगला है बाह्य भ्रूण कलाओं तथा प्लेसेंटा का निर्माण। और फिर लास्ट में इसी में समझ सकते हैं प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। तो चलिए इन सब को एक एक करके समझा देते हैं, जिसमें से पहला है विदलन अथवा इसी को विखंडन भी कहते हैं या अंग्रेजी में क्लीवेज ऑफ सेगमेंटेशन कहा जाता है। तो विदलन क्या होता है समझ लेते हैं। युग्मनज में तीव्र गति से होने वाले समसूत्री विभाजनों को विदलन या विखंडन कहा जाता है। यानी युग्मनज जो है, जो जायगोट है, उसमें जब तीव्र गति से वृद्धि होती है समसूत्री विभाजनों के द्वारा तो उसे ही विदलन या विखंडन कहते हैं। मतलब ये कि जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है, उसे ही विदलन कहा जाता है। तो विदलन में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात विभाजन से कोशिकाओं की संख्याएं बढ़ती हैं। संतति कोशिकाओं का आकार हर विदलन के बाद छोटा होता रहता है। यानी जितने विदलन होते हैं, हर विदलन के बाद में, हर विखंडन के बाद में जो संतति कोशिकाएं बनती हैं वो छोटी होती जाती हैं। विदलन के बाद जो संतति कोशिकाएं बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमेयर्स कहा जाता है। तो विदलन द्वारा युग्मनज का कोशिका द्रव्य ब्लास्टोमेयर्स में बढ़ता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, विदलन के प्रथम विभाजन में युग्मक 2 ब्लास्टोमेयर में बढ़ता है। जो युग्मन होता है वो 2 ब्लास्टोमेयर्स में बढ़ जाता है। फिर दूसरे में
4 समान ब्लास्टोमेयर्स में विभाजित हो जाता है। पहले 2 में बटा, फिर 4 में विभाजित हो गया, वो भी समान यानी बराबर भागों में बटा, और इसी तरह से इसमें विभाजन होता रहता है, यानी इसी तरह से आगे विभाजन चलता रहता है। और प्रत्येक विदलन में या प्रत्येक विभाजन के बाद ब्लास्टोमेयर्स क्रमशः छोटे होते जाते हैं। यह पूरी क्रिया अंडवाहिनी में होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह अंडवाहिनी है और इसमें पूरी क्रिया दिखाई गई है कि किस तरह से भ्रूण का परिवर्धन होता है। तो जब भ्रूण 16 ब्लास्टोमेयर्स का हो जाता है तो उस अवस्था को मोरुला बोला जाता है। यानी जब भ्रूण में 16 ब्लास्टोमेयर्स बन जाते हैं तो उसी अवस्था को मोरुला अवस्था बोला जाता है या मोरुला अवस्था कहते हैं। फिर मोरुला के बारे में जान लेते हैं। तो मोरुला जो होता है ये 16 कोशिकाओं की बनी एक ठोस रचना होती है। 16 कोशिकाओं की बनी ठोस रचना है। अगर इसके आकार की बात की जाए तो ये आकार में युग्मनज के बराबर होता है। इसका निर्माण निषेचन के बाद 3 से 4 दिन में पूरा हो जाता है। यानी जो मोरुला की अवस्था है इसका जो निर्माण होता है ये निषेचन के बाद 3 से 4 दिन में पूरा हो जाता है। मतलब मोरुला की अवस्था निषेचन के 3 से 4 दिन में बन जाती है और निषेचन के 4 से 6 दिन के बाद मोरुला गर्भाशय में पहुंचता है। यानी निषेचन के 3 से 4 दिन में मोरुला बनता है और 4 से 6 दिन में मोरुला गर्भाशय में पहुंच जाता है। फिर भ्रूणी परिवर्धन की अगली अवस्था है ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटी का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो इसे ब्लास्टुला भवन भी कहा जाता है। यानी जो कोरक पुटी का निर्माण है या फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट है इसे ब्लास्टुला भवन भी कहा जाता है। तो मोरुला जब गर्भाशय में पहुंचता है तब यह गर्भाशयी द्रव में तैरने लगता है। तो जैसे ही गर्भाशय में पहुंचा तो वहां पर पहुंचने पर क्या होता है कि गर्भाशयी द्रव में ये मोरुला तैरने लगता है और 3 दिन तक पोषक तत्व का अवशोषण करता रहता है। उसी गर्भाशयी द्रव में से 3 दिन तक ये अवशोषक जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करता रहता है और इसकी अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। यानी इसी अवस्था को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। फिर मतलब ये हुआ कि गर्भाशय में मोरुला पहुंचा, वहाँ द्रव होता है, उसी गर्भाशयी द्रव में तैरता रहता है और 3 दिनों तक उसी द्रव से पोषक पदार्थों को लेता रहता है और ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। बता दें कि ये जो गर्भाशयी पोषक तत्व होते हैं इन्हीं गर्भाशयी दुग्ध भी कहा जाता है। यानी इन्हीं को गर्भाशयी दुग्ध भी कहते हैं। जब ये पोषक पदार्थों को लेता रहता है उसी बीच कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि भी करती रहती हैं। यानी इधर ये पोषक तत्वों को लेता भी रहता है, उधर समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाएं जो होती हैं वो संख्या में बढ़ती भी रहती हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में कोशिकाओं की बाह्य भाग यानी कोशिकाओं का जो बाह्य भाग होता है ट्रोफोब्लास्ट तथा एक भीतरी कोशिका जो होती है वो इनर सेल मास कहलाती है या भीतरी कोशिका संहिता कहलाती है। तो दूसरे सप्ताह के अंत से 2 माह तक यह भ्रूण कहलाता है और उसके बाद गर्भ कहा जाता है। फिर आते हैं रोपण या इम्प्लांटेशन पर। तो ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने को रोपण या इम्प्लांटेशन कहा जाता है। यानी जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये जब गर्भाशय की दीवार से देखिए इस जगह पर जुड़ गया है तो इसी अवस्था को रोपण या इम्प्लांटेशन कहा जाता है। यह क्रिया निषेचन के 7 से 8 दिन बाद होती है। जो रोपण की क्रिया है यह निषेचन होने के 7 से 8 दिन के बाद होती है। भ्रूण का सिरा गर्भाशय में धीरे धीरे पतला होकर विलुप्त होने लगता है। भ्रूण का भ्रूणीय सिरा या एम्ब्रियोनिक एंड्स गर्भाशय के अंतर स्तर में धंस जाता है या एंडोमेट्रियम में धंस जाता है। तो यह भ्रूण को चारों ओर से घेर लेता है। धंसने के बाद क्या होता है? भ्रूण को चारों ओर से घेर लेता है। मतलब क्या हुआ कि ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है और धीरे धीरे गर्भाशय के अंतर स्तर में धंस जाता है। धंसने के बाद एंडोमेट्रियम भ्रूण को चारों ओर से घेर लेता है। तो इस प्रकार से गर्भाशय की दीवार से भ्रूण के एक स्थान पर स्थापित होने को ही रोपण कहा जाता है या इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अब गर्भाशय की दीवार से अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है। फिर अगला है गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुलेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट की जो भीतरी कोशिकाएं होती हैं वो एम्ब्रियोनल घुंडी की कोशिकाओं से
तीन जनन स्तर वाले भ्रूण के बनने की क्रिया को ही गैस्ट्रुला भवन कहा जाता है। यानी ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी कोशिका एम्ब्रियोनल घुंडी की कोशिकाओं से तीन जनन स्तर वाले भ्रूण का निर्माण होता है। इसी क्रिया को गैस्ट्रुला भवन कहा जाता है या गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, और इससे बने तीन जनन स्तर वाले भ्रूण को गैस्ट्रुला कहते हैं अथवा भ्रूण गैस्ट्रुला कहलाता है। इसी स्तर में तीन जनन स्तरों का निर्माण भी होता है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। तो भ्रूण में दूसरे सप्ताह के अंत तक इन तीनों जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है। यानी भ्रूण के जो दूसरा सप्ताह चलेगा तो उसके दूसरे सप्ताह के अंत तक तीनों जनन स्तरों का निर्माण हो जाएगा। कौन कौन से? एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। और इन्हीं जनन स्तर की कोशिकाओं से भ्रूण के विभिन्न अंगों व अंग तंत्रों का विकास होता है। तो चलिए अब गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण कैसे होता है जल्दी से आपको बता देते हैं। तो भ्रूण में दूसरे सप्ताह के अंत तक तीनों जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद ये स्तर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। छठे सप्ताह में इन स्तरों में सभी अंगों के लिए कलिकाएं या उभार बनने लगते हैं। यानी जब छठा सप्ताह शुरू होता है तो इन्हीं स्तरों में सभी अंगों के लिए कलिकाएं बनने लगती हैं या उभार बनने लगते हैं। जहाँ जहाँ पर बनना चाहिए, यथास्थान का मतलब है जहाँ जहाँ बनना चाहिए वहाँ वहाँ पर कलिकाएं या उभार बनने लगते हैं। भ्रूण में पादों के लिए भी कलिकाएं बन जाती हैं, यानी पैरों के लिए भी कलिकाएं निकलने लगती हैं। और छठे सप्ताह के अंत तक अल्प विकसित परिसंचरण तंत्र भी भ्रूण में बन जाता है। यानी जो छठा सप्ताह होगा उसके लास्ट तक क्या होगा कि अल्प विकसित, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा लेकिन अल्प विकसित परिसंचरण तंत्र बन जाता है। और 7वें से 9वें सप्ताह में हाथ पैर बन जाते हैं। पाचन, श्वसन तंत्रिका एवं बाह्य लैंगिक अंग भी अब तक बन चुके होते हैं, यानी 9वें सप्ताह तक बन चुके होते हैं। इस समय तक भ्रूण का सिर शरीर का लगभग आधा होता है। यानी जो भ्रूण का सिर होता है वो पूरे शरीर का लगभग आधा होता है। और तीसरे माह से जन्म तक का समय गर्भकाल कहलाता है। जब तीसरे माह से जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इस समय तक भ्रूण लगभग 3 इंच लंबा हो चुका होता है। जब 3 माह हो जाते हैं तो 3 माह में जो भ्रूण होता है वो लगभग 3 इंच लंबा हो जाता है और इसमें कंकाल तंत्र भी अंदर बन चुका होता है। चौथे माह तक भ्रूण लगभग 7 इंच का हो जाता है तथा सिर व शरीर पर रोएं बनने लगते हैं या बन जाते हैं। 5वें माह में आहार नाल व अस्थि मज्जा भी बन जाती है। इसी प्रकार से छठे माह तक फीटस मानव का एक छोटा सा रूप धारण कर लेता है, यानी मानव का एक छोटा सा रूप बन जाता है तथा भ्रूण के हृदय की धड़कन को माँ के उदर के ऊपर से सुना भी जा सकता है। जो भ्रूण होता है उसके हृदय की धड़कन को आप माँ के उदर के ऊपर से सुन सकते हैं। 7वें माह तक फीटस गर्भाशय के बाहर रहने योग्य हो जाता है। 8वें माह में भ्रूण में वसा का जमाव होने लगता है और उसके शरीर का पूरा विकास हो जाता है। इस प्रकार से 9वें माह तक भ्रूण 18 से 20 इंच लंबा और 3 से 4 किलोग्राम का हो जाता है, यानी जन्म लेने लायक हो जाता है या तैयार हो जाता है। इस प्रकार से भ्रूण का परिवर्धन होता है। तो अपरा बची हुई है या प्लेसेंटा शेष रह गई है, उसके बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। आशा है आप लोगों को भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूण का विकास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में